हेलो, नमस्कार दोस्तों। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका क्लास 12th में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और इस टॉपिक से और इस नाम तो देख ही होंगे, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ एक ऐसा टॉपिक जो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए काम में लिया जाता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए या कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे वर्क करता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट ऐड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे कितने कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने से फॉर्म होता है। और इसके पहले की अगर बात करें कॉम्प्लेक्स सर्किट के, तो ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ जो सिंपल सर्किट के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट यहाँ पे जो टॉपिक आने वाला है ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे वर्क करता है और इसमें किरचॉफ रूल या किरचॉफ लॉ का यूज करके हमें क्या क्या फाइंड करना होगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले जानेंगे किरचॉफ लॉ का यूज करके हम लोग क्या क्या सॉल्व कर पाएंगे। सो बाय यूजिंग वी कैन फाइंड आउट करंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट, एंड we can find out by using Kirchhoff's law. First, electric current, second, potential difference, and third, we can find out equivalent resistance also. So ये तीन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट्स स्टार्ट, टॉपिक की ओर आते हैं और इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो देखो किरचॉफ ने क्या बताया, किरचॉफ का रूल क्या है, किरचॉफ कहाँ के साइंटिस्ट थे। किरचॉफ तो ये तो बताया ही जा रहा है कि किरचॉफ जो लॉ आएगा ये कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए आएगा। किरचॉफ एक जर्मन फिजिसिस्ट थे और ये हिडलबर्ग के एक प्रोफेसर भी रह चुके थे, जो कि ये अपना लॉ 1842 में दिए हैं। तो इनके टू लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, फर्स्ट लॉ there are two laws. First KCL and second KVL. What is KCL and KVL? We will discuss about these laws. So this is the full form. Kirchhoff करंट लॉ, और इसी का सेकेंड नेम हो जाएगा, सेकेंड नेम किरचॉफ फर्स्ट रूल को ही हम किरचॉफ करंट रूल KCL, और इसी का सेकेंड नेम हो जाएगा जंक्शन रूल।
जंक्शन रूल, इसी को हम लोग जंक्शन रूल के भी नेम से जान सकते हैं। एंड सेकेंड केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसी का सेकेंड नेम हो जाएगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, फर्स्ट लॉ, और इसी को हम लोग केवीएल के नेम से भी बोलते हैं। और लूप करंट के भी, लूप सर्किट के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, किरचॉफ लूप लॉ। तो थ्री नेमों से यहाँ पे इसके हम थ्री नेम के रूप में जानते हैं, जिनमें से केसीएल एंड केवीएल इसके वेरी इंपॉर्टेंट नेम होते हैं और इसी का हम लोग यूज करते हैं। केसीएल, तो केसीएल क्या होता है, केसीएल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बट इसके पहले जानने से पहले किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे फॉर्म होता है। देखो, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम यहाँ पे ड्रा करें, कॉम्प्लेक्स सर्किट कैसे हो सकता है, किरचॉफ लॉ की बात करेंगे, सो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए ही यूज होता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट, अब कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या क्या होगा, सो इसके लिए सर्किट देख सकते हैं यहाँ पे लूप के फॉर्म में, एक ऐसा सर्किट जिसमें मोर देन वन पाथ होते हैं और यहाँ पे हम मोर देन वन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं, मोर देन वन लूप फाइंड कर सकते हैं। These are first voltage, this is the first resistance, this is the second voltage, this is second resistance and this is third resistance. So यहाँ पे देखो कुछ ऐसे भी टर्म्स आएंगे जिसको जान लेना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये जो फर्स्ट यहाँ पे ये कंडक्टर ज्वाइन होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभी इसी को फर्स्ट लॉ में डिस्कस करेंगे, बट अगर इस टाइप का कोई सर्किट आएगा तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सर्किट। दिस इज कॉम्प्लेक्स सर्किट, ओके, दिस इज कॉम्प्लेक्स सर्किट। अब अगर इस सर्किट में हमें फाइंड करना होगा तो हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, सो किरचॉफ, बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ वी कैन फाइंड आउट फर्स्ट इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट। सेकेंड, वी कैन फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस, and third we can find out by using electric current, potential difference and equivalent resistance also. Equivalent resistance, but ये दो ऐसे टॉपिक या दो ऐसे टर्म्स होंगे जिसका इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में हम लोग इंक्लूड करते हैं और इसी में बेस्ड न्यूमेरिकल भी आने वाला है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए ऑलरेडी सिंपल सर्किट के लिए भी ओम्स लॉ के बाद या फिर पढ़ चुके हो, ओम्स लॉ के बाद सिंपल सर्किट के लिए टू कॉम्बिनेशंस में ऐड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशंस। बट यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना है वो कॉम्प्लेक्स सर्किट के लिए। अब इसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे, तो इसमें 3 ऐसे टर्म्स होंगे जिसको जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट
जंक्शन, सेकेंड ब्रांच एंड थर्ड लूप। ये तीन ऐसे टर्म्स हैं जिसको हम लोग इस कॉम्प्लेक्स सर्किट में यूज करते हैं। सो इसको जान लेना है यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट। तो आओ इसके या इसी सर्किट में हम लोग ये तीनों टर्म्स को क्लियर करते हैं। सो सपोज करो कि यहाँ पे कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्किट लिया गया है। कॉम्प्लेक्स सर्किट को अगर मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, इसका नेम राइट कर सकते हो। सपोज कर लो कि ए बी सी डी ई एफ, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट। सो यहाँ पे देखोगे अगर किसी भी पॉइंट पे टू और मोर देन टू कंडक्टर कनेक्ट हो रहे होंगे, ज्वाइंट हो रहे होंगे, सो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे नोड, और इसी को जंक्शन के नेम से बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट जंक्शन और नोड। So what is junction or node? So where two conductors are connected or joined each other. This is known as junction or node. So देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट C एंड पॉइंट D। यहाँ पे 3 कंडक्टर कनेक्ट हो रहे हैं और 3 कंडक्टर कनेक्ट होंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, नोड हो जाएगा और जंक्शन हो जाएगा। सिमिलरली अगर और भी ऐसे कहीं पे 2 और मोर देन 2 कनेक्ट हो रहे हैं तो उसको क्या बोल सकते हैं, जंक्शन और नोड। एंड सेकेंड पॉइंट ब्रांच। सो ब्रांच के लिए क्या क्या डिस्कस करेंगे, ब्रांच क्या होगा। सो ब्रांच बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, between distance between any two points, this is known as branch of network। ये पूरा जो सर्किट होगा हम इसको एक नेटवर्क, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के या नेटवर्क सर्किट बोल सकते हैं। एक नेटवर्क होता है। अब इस नेटवर्क में जो ब्रांच होगा DE और CF और VA और इस पे नेम राइट कर सकते हो। सो AB CF ED, these are branches of this network or this complex circuit। सो ऐसे और भी बोल सकते हो, यहाँ पे जितने भी साइड्स होंगे, साइड्स को ये ब्रांचेस के नेम से बोल सकते हैं। एंड थर्ड जो टर्म्स होगा, थर्ड पॉइंट जो होगा, इसी में ब्रांच के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लूप। व्हाट इज लूप? देखो लूप यहाँ पे ही फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे बोल भी रहे किरचॉफ सेकंड लॉ जो होगा उसको किरचॉफ लूप लॉ के भी नेम से जानते हैं। से लूप क्या होता है, लूप कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो लूप कोई भी क्लोज सर्किट होता है, क्लोज सर्किट। सो अगर यहाँ पे देख पा रहे ये फर्स्ट क्लोज सर्किट होगा, मींस अगर इसको नेम राइट करना चाहिए FEBCF, दिस इज फर्स्ट लूप एंड दिस इज सेकंड लूप। सो व्हाट इज द नेम ऑफ लूप? फर्स्ट FEDCF, दिस इज फर्स्ट लूप एंड सेकेंड लूप यहाँ पर ऐड कर सकते हो ABCFA, दिस इज सेकेंड लूप। और लूप देखो जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर एंड भी होता है। ये इसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बता सकते हैं कि लूप होता है, मींस इसका इनिशियल पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर एंड होगा, तो ये लूप होता है। लूप एक क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ, यहाँ पे क्लोज सर्किट होना चाहिए, क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट को ही हम लोग किस नेम से बोलते हैं, लूप। ये 3 ऐसे पॉइंट होंगे, 3 यहाँ पे 3 ऐसे टर्म्स होंगे जिसका यूज हम लोग किरचॉफ लॉ में यूज करने वाले हैं। सो अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किरचॉफ लॉ। व्हाट इज किरचॉफ लॉ? सो अगर यहाँ पे इस सर्किट में या तो जंक्शन को एक्सप्रेशन करना चाहोगे, 3 or more than 3 conductors are connected. These points F and C are known as junction or node of this circuit. So यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि अगर कहीं भी 3 या 2 और 3 और more than 3 कनेक्टेड होंगे,
सो हम उस पॉइंट को किस नेम से बोलेंगे, जंक्शन। ऐसे ही अगर ब्रांच को बोलना होगा, ब्रांच पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन जंक्शन टू एन अदर, पाथ ऑफ करंट फ्रॉम वन, path of current from one junction to another, one junction to another जो भी पाथ होगा हम उसको किस नेम से बोलेंगे, ब्रांच। अब यहाँ पे साइड को उसी से हम लोग जानते हैं, साइड हो जाएगा। एंड थर्ड, लूप, एक क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट, एक क्लोज्ड पाथ ऑफ सर्किट, कोई भी अगर क्लोज्ड पाथ बन रहा है, क्लोज्ड पाथ बनेगा तो हम उसको क्लोज सर्किट के नेम से बोल सकते हैं, तो ये लूप हो जाता है। और इस सर्किट में देख पा रहे हैं कितने लूप बन रहे हैं, 2। ओके, सो अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट रूल को डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट रूल और केसीएल और किरचॉफ करंट रूल, और हम लोग इसी को बोल सकते हैं जंक्शन रूल। सो ये 3 नेम होते हैं इसके। फर्स्ट हो जाएगा केसीएल, किरचॉफ फर्स्ट रूल और करंट रूल, और इसी का सेकंड हो जाएगा किरचॉफ जंक्शन रूल। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केसीएल। सो ये 3 टर्म्स ये मालूम होने चाहिए कि ये 3 टर्म्स ऐसे होते हैं जिसका हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए। और न्यूमेरिकल्स में अगर ये जंक्शन एंड ब्रांच ये ग्रुप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, सो जो सेकेंड रूल पे, सेकेंड लॉ पे न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, इसे प्रॉब्लम होती है। सो अब इसके बाद हम लोग लॉज पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लॉ क्या होगा, केसीएल क्या होगा। सो केसीएल के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केसीएल, सो व्हाट इज केसीएल। केसीएल, और इसी को हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल और इसी का सेकंड नेम हो जाएगा किरचॉफ जंक्शन रूल। जंक्शन लॉ, और इसी का सेकंड नेम हो जाएगा किरचॉफ फर्स्ट लॉ। So these are KCL और किरचॉफ फर्स्ट रूल्स नेम। तो इसके 3 नेम से ये इंपॉर्टेंट है, 3 नेम से जाना जाता है, जिनमें से फर्स्ट केसीएल तो आना ही चाहिए, और केसीएल के बाद किरचॉफ जंक्शन लॉ एंड किरचॉफ फर्स्ट लॉ। इसको भी हम लोग केसीएल में ही कंसीडर करते हैं। अब ये केसीएल होता क्या है, किसी सर्किट के लिए अब कैसे हम इसको सर्किट ड्रा करेंगे। सपोज कर लोगे अगर कोई एक पॉइंट है और जिससे कई कंडक्टर यहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं, कई कंडक्टर, सपोज करो कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे यहाँ पे भी शो कर सकते हो इस टाइप से, इसमें करंट आ रहा है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे मोर देन 1 और मोर देन 3 कंडक्टर ज्वाइन हो रहे हैं एट अ पॉइंट। कोई भी पॉइंट यहाँ पे सपोज कर लोगे और इसमें देखोगे कि इसमें मोर देन 3 और इसमें 5 कंडक्टर ज्वाइन हो रहे हैं। तो कंडक्टर्स के नेम राइट कर सकते हो यहाँ पे करंट नेम, फर्स्ट I1, सेकंड I2, थर्ड I3 एंड फोर्थ I4 एंड फिफ्थ I5। इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, बट ये सब एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रही है, और इस पॉइंट को हम किस नेम से बोलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक पॉइंट, और इसी को हम लोग किस नेम से जानेंगे, तो जंक्शन। This point is known as junction of this circuit। तो ये जंक्शन हो जाएगा। और अभी इसी को जंक्शन में हम लोग डेफिनेशन भी इसका यूज किए थे। जंक्शन क्या होगा, तो जहां पे 3 और मोर देन
3 कंडक्टर्स ज्वाइंट हो गए होंगे, वो जंक्शन हो जाएगा। सो यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जंक्शन हो जाएगा। अब सपोज करो कि अगर हम इसके करंट को फाइंड करना चाहेंगे, करंट क्या होगा, करंट कैसे होगा और एक करंट का साइन कैसे होता है। सो इसको यहाँ पे ध्यान से देखोगे, करंट साइन हम लोग कैसे इसमें कंसीडर करते हैं। फर्स्ट, अगर कोई भी करंट टुवर्ड्स द जंक्शन होगा, सो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको किस साइन के साथ लेंगे, पॉजिटिव। टुवर्ड्स द जंक्शन मीन ये आना चाहिए, करंट जो होना चाहिए, अगर कमिंग हो रहा है, कमिंग करंट, कमिंग करंट, और इसी को बोल सकते हैं टुवर्ड्स द जंक्शन। तो ये करंट का वैल्यू कैसे होगा, करंट विल बी पॉजिटिव, मींस जो भी आई होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड सेकेंड, अगर ये गोइंग करंट होगा, मींस यहां से पास करता होगा, पासिंग करंट, तो पासिंग करंट, और इसी को यहां से बोल सकते हैं जो इससे दूर जा रहा होगा। सो ये जो करंट होगा इसको किस साइन से हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे, नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन होता है, साइन कन्वेंशन ऑफ करंट। सो अगर कोई भी करंट जंक्शन की साइड आ रहा होगा, हम इसको किस साइड से राइट करेंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा उसको किस साइड से राइट करेंगे, किस साइड से राइट करेंगे, सो नेगेटिव साइड से। और यही वैल्यू हमें यहाँ पे करंट को राइट करने में हेल्प करेगा। आप टोटल वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना होगा, सो कैसे फाइंड कर पाएंगे। और देखो इनका फर्स्ट लॉ और फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट लॉ और फर्स्ट रूल को हम लोग अगर डिफाइन करना चाहें, द सम ऑफ ऑल करंट एट a junction must be zero. The sum of all current at the junction must be zero. Means अगर किसी भी जंक्शन पे कोई, किसी भी जंक्शन पे जितने करंट आ रहे होंगे, तो इनका सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। Means I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 will be zero. Sum of these currents will be zero. So Kirchhoff's first law, according to first law, I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is equal to 0. So we can write I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. This is the first rule. So we can say that what is the sum of all currents, zero. Sum of all current will be zero. This is the first law of Kirchhoff. अब देखो ये किस कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन के बारे में जानेंगे। सो कंजर्वेशन के बारे में जानोगे, ये किस पर बेस्ड होता है। देखो यहाँ पे करंट किससे फ्लो होता है, इसको हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये किस पर बेस्ड होगा। So first law is based on conservation of charge. Conservation of charge. Since कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, देखो करंट किससे फ्लो होता है, चार्ज से। तो चार्ज से जब करंट फ्लो होगा तो हम लोग इसी को क्या बोलेंगे, कंजर्वेशन में ले लेंगे। मींस यहाँ पे कौन कंजर्व देगा, चार्ज। सो दिस इज बेस्ड ऑन दिस रूल और लॉ इज बेस्ड ऑन conservation of charge, this is the important point. ये अलग से क्वेश्चन बना देता है, ऑप्शनल भी क्वेश्चन बनाता है और ये अलग से राइट करना होता है। तो ये मालूम होना चाहिए कंजर्वेशन। तो यहाँ पे देख पाओगे चार्ज का जो है, यहाँ पे जो सम ऑफ करंट होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, ये क्या होगा, जीरो होगा। बट यहाँ पे जो कंजर्व होगा क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है ना। सो ये इसका कंजर्वेशन होता है। और ऐसे ही अगर हम अब इसके बाद के रियल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो के रियल तो है इजी एंड सिंपल। यहाँ पे लाज होता है, इसका फर्स्ट लॉ होता है जो कि बहुत ही सिंपल होता है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके,
सो सेकेंड लॉ क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले ये फर्स्ट लॉ को क्लियर होना चाहिए। ओके, सो अगर फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको दोबारा समझ सकते हो। और इसमें न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, सो अब इसमें न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे इस पे पुट किए जाते हैं। सपोज कर लो कि हम इसका कोई एग्जांपल दे रहे हैं, कैसे यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है एग्जांपल के लिए। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पे राइट कर लेंगे। सपोज कर लो कि कोई यहाँ पे फिगर दिया गया है, यहाँ पे जंक्शन शो कर सकते हो। I1 is equal to 5 ampere, I2 is equal to 6 ampere, and I3 is equal to 4 ampere, and I4 is equal to 3 ampere, and I5 is equal to 2 ampere। एंड और कनेक्ट कर सकते हो। सपोज करो कि यहाँ पे भी कोई करंट है, I6 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। सो ये करंट्स यहाँ पे कनेक्टेड है। कैसे सॉल्व करेंगे इसकी एग्जांपल को, यहाँ पे आप देखोगे जितने भी सम ऑफ करंट्स होंगे इसका सम ऑफ करंट्स क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ पे राइट कर सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I1 प्लस I2 and minus I3 minus I4 minus I5 plus I6 is equal to 0। देखो प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो करंट की ओर, जो नोड और जंक्शन की ओर करंट आ रही होगी इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से डिनोट करेंगे, और जो करंट से दूर जा रही होगी, करंट से पास हो रही होगी, जंक्शन से पास हो रही करंट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन। यहाँ पे जो यूज करेंगे वो माइनस साइन यूज करेंगे। अब इन सभी का सब कितना हो जाएगा 0। अब इसी का वैल्यू पुट कर दो। सो I1 इज इक्वल टू 5 एम्पियर प्लस I2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर एंड माइनस I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। 4 एंड माइनस I4 इज इक्वल टू 3 and minus I5 is equal to 2 plus I6 is equal to 10 ampere is equal to 0। ऐड करोगे, सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ से 5 6 11 11 10 21 ऐड कर लेंगे 7 to 9 ampere। So we can find is equal to 0। और अगर यहाँ से हमें टोटल करंट बताना होगा, कितना करंट पास हो रहा होगा या वैल्यू ऑफ करंट जो होगा टोटल करंट, सो कितना हो जाएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, सो माइनस कर लेंगे। ओके, 12 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ इन दिस सर्किट। और अगर किसी करंट का वैल्यू फाइंड करना होगा, सपोज लो कि यहाँ पे करंट दिया गया है, सो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। इसके लिए भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे सपोज कर लोगे कोई एग्जांपल ले लिए इस टाइप से, यहाँ पे 3 एम्पियर 4 एम्पियर और इसका वैल्यू फाइंड करना है। सपोज कर लोगे I करंट और यहाँ पे 2 एम्पियर गिवन है, I वैल्यू फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से वही अप्लाई कर लेंगे। मींस I1 I2 I and I3। So I1 plus I2 minus I minus I3 and I4। तो देख सकते हो इसका वैल्यू कुछ ऐसे सपोज कर लोगे, यहाँ पे सपोज कर लो 3 एम्पियर गिवन है। सो I4 is equal to plus I4 is equal to 0। So we can find I1 is equal to 3 ampere and I2 is equal to 4 ampere minus I minus 2 ampere minus plus 3 ampere। So what is the value of I? We can solve
3 4 7 7 3 10 10 minus 2 10 minus 2 8 ampere minus I. So I is equal to 8 ampere. This is the value of work in this circuit. So ऐसे न्यूमेरिकल यहाँ पे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है. सो इसके बारे में जरूर वैल्यू पता होना चाहिए. ओके, आई होप ये टॉपिक समझ पा लोगे ये कैसे यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो इसके लिए ये पहले सॉल्व करना आना चाहिए कैसे सॉल्व हो रहा है. और अब इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ पे बातें करेंगे, सेकेंड लॉ पे डिस्कस कर लेंगे, सेकेंड लॉ कैसे होता है इसके बारे में जानेंगे.